नमस्कार आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। टोंक से बड़ी खबर है, आज जीत की रणनीति सचिन पायलट बनाएंगे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सचिन पायलट मुलाकात करेंगे। चाकसू में निजी कॉलेज में चर्चा भी की जानी है। मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस चर्चा में शामिल रहेंगे। जीत को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। तो आपको जानकारी देते चले, कांग्रेस ने पायलट को फिर से टोंक से टिकट दिया है। टोंक पर एक मजबूत दावेदार सचिन पायलट माने जाते हैं और मिशन 2023 को लेकर आज पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ खास चर्चा करेंगे। सहयोगी दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, सचिन पायलट खास चर्चा करेंगे आज, कौन कौन शामिल होने वाला है इसमें? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि टोंक से सचिन पायलट को कल ही कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। उसके बाद में जीत की रणनीति को लेकर के आज चाकसू में सचिन पायलट है वो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और जिले के जो पदाधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। समर्थक और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इन सचिन पायलट से मिलेंगे और आगामी रणनीति है वो जीत को लेकर के वो चर्चा। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट की ओर से टोंक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जीतने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ रणनीति बनाएंगे। हालांकि बीजेपी ने सचिन पायलट को घर में घेरने के लिए पूरी तरह से रणनीति बना रखी है। विदुड़ी को प्रभारी बनाया गया है, उधर बेसला को देवली उनियारा से। ठीक है दौलत, तो अब आगे की रणनीति सचिन पायलट की ओर से भी तैयार की जाएगी, कैसे यहां पर अपना दबदबा कायम रख सकें। आप नजर बना रखिएगा इस बैठक पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी तक 3 दर्जन उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई है और नामांकन के 3 दिन तक भी कांग्रेस आपाधापी में रहेगी और उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी, क्योंकि जहाज में सुराग होता है तो समझदार आदमी कूदकर किनारा कर लेता है। आज भारतीय जनता पार्टी के 124 योद्धा इस लोकतंत्र युद्ध में मैदान के अंदर खंभ ठोक रहे हैं और एक कांग्रेस है सत्ता में बैठी है अंतर्मन, तो उसको कहते हैं आज तक 3 दर्जन भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार नहीं पाई। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी ने कहा था अगस्त के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। नामांकन के अंतिम 3 दिन तक कांग्रेस आपाधापी में रहेगी, उम्मीदवार उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूदकर किनारा करता है। आपने लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को इस कांग्रेस के जहाज से उतरते देखा है। अब जो ही चुनावी युद्ध पास में आएगा, कांग्रेस के बहुत से लोग कांग्रेस के इस डूबते हुए जहाज से उतरेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पर प्रदेश बीजेपी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो गया। सिविल लाइंस में बंगला नंबर 16 सिविल को मीडिया सेंटर बनाया गया है। प्रदेश भाजपा के मीडिया सेंटर का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला भी मौजूद रहे। और जिस प्रकार का असमंजस कांग्रेस के खेमे में दिखाई दे रहा है, अभी प्रियंका जी सिकराय में आई थी कि कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जी जैसा लोकप्रिय चेहरा है। आप में हिम्मत है तो आप चेहरा घोषित करके क्यों नहीं दिखाते? आपके पास कौन सा चेहरा है जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजस्थान की जनता का विश्वास, मैंने फिर से कहा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। उन्होंने जो 9.5 वर्षों में राजस्थान को दिया है वो अभूतपूर्व है। डेवलपमेंट हो, यहाँ का चाहे गांव ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे गांव गरीब किसान के लिए योजना हो, चाहे युवा महिला और गरीब के लिए योजना हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अभूतपूर्व है।
और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का रोड शो है। वीर तेजा धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करेंगे। चुनाव को लेकर आरएलपी कार्यकर्ता में जोश भी भरा जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम। सांसद हनुमान बेनीवाल इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और लोगों को वहां पर संबोधित भी किया जाएगा। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे हनुमान बेनीवाल, क्या तैयारियां इस वक्त वहां पर? देखिए, जो आरएलपी सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और आरएलपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी को देखते हुए जो है आज सरदार शहर से वो बीकानेर जिले में एंट्री करेंगे और इसमें पहला कार्यक्रम जो है श्री डूंगरगढ़ उपखंड पर रखा गया है और उसके बाद जो है अन्य जगहों पर कार्यक्रम होते हुए शाम को जो है बीकानेर में भी एक रोड शो रखा गया है। कुल मिलाकर जो हनुमान बेनीवाल है वो लगातार इस बेल्ट में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले भी हनुमान बेनीवाल इस क्षेत्र में सभाएं कर चुके हैं क्योंकि आरएलपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक यानी जाति के हिसाब से अगर देखा जाए तो जाट वोट बैंक पर जो है हनुमान बेनीवाल की नजर है और डूंगरगढ़ जो है वो पूरा क्षेत्र है वो जाट बाहुल्य होने के कारण से यहाँ पर जो है पहले भी सभा की गई है और आज फिर बड़ी एक सभा की जा रही है कि किसी न किसी रूप से जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को रोकते हुए हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का यहाँ पे परचम लहरा सके और इसी का प्रयास लगातार चल रहा है। कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है और बिल्कुल विक्रम, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, लोगों में भी उत्साह होगा क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं। जब रोड शो करेंगे तो तस्वीरें भी वहां से दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा टिकट की दौड़ में शामिल जूसरी सरपंच और भाजपा नेता प्रकाश भाकर ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की। प्रत्याशी की घोषणा होते ही सैकड़ों कार्यकर्ता भाकर के निवास स्थान पर जमा हो गए। भाकर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी ने टिकट वितरण में बहुत गलत फैसला किया है जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा पार्टी में बगावत करते रहे उन्हें टिकट देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आई है उसके अंदर पूरे जिले के अंदर जो भी टिकटें दी गई है वो जो लोग पार्टी के साथ में 5 साल से नहीं थे, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है उन लोगों को टिकटें दी गई है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था उनकी सबकी अनदेखी की गई है। पिछले 5 सालों से जो लोग मोदी जी की रैलियों में गाड़ियां लेके जा रहे थे, जो लोग परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में, बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष खुद के जेब से खर्चे से रात दिन मेहनत करके बूथ लेवल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टीमें खड़ी की है उन सभी कार्यकर्ताओं के दिल को आहत किया इस घोषणा ने पार्टी ने। उधर बूंदी में टिकट मिलते ही बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा का विरोध शुरू हो गया। चौगान दरवाजे पर नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक डोगरा का पुतला फूंककर विरोध जताया। बीजेपी के साथ स्थानीय लोगों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग की। युवा प्रत्याशी की मांग है, पार्टी किसी को भी दे। 15 साल से हमारे विधायक साहब बिल्कुल मौन साध के बैठे हैं। आप देख रहे हैं बालाजी से जुड़े हुए लोग, समिति से जुड़े हुए लोग यहाँ प्रदर्शन में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद है। गुस्सा चारों ओर है। प्रत्याशी चेंज हो, हम सबकी एक सामूहिक मांग है। भाजपा से बेर नहीं, डोगरा जी आपकी खैर नहीं। गुस्सा है लोगों में। प्रत्याशी चेंज करना पड़ेगा, बीजेपी को 10 बार करना पड़ेगा। ये हमारी शीर्ष नेतृत्व से मांगे, हाथ जोड़कर हमारी बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व से मांगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी हमारी माँ है। हमने इसलिए विरोध किया कि डोगरा जी 15 वर्ष से विधायक है। बूंदी में हमने देखा है बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए विधानसभा में वो गूंगे की तरह बैठे रहते हैं। आज तक उन्होंने बूंदी के बारे में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी बूंदी शहर की सड़कों पे, और विधानसभा में भी गूंगे की तरह बैठे रहते हैं। अपने पद पे चुक रहे हैं और आनंद में रहते हैं, न कार्यकर्ताओं की संभाल लेते हैं न। उधर सिरोही में तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद नामों की घोषणा हो गई। शिवगंज विधानसभा क्षेत्र पर पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी को टिकट दिया गया, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और टिकट मिलने पर देवासी ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिरोही जनता के विश्वास पर मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है उसके लिए मैं सिरोही की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेष तौर से 10 साल से मैं सिरोही की जनता के साथ में हूँ और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर और विशेष तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बधाई देता हूँ कि उनके ही प्रयास से मुझे जो टिकट मिला है उसके लिए मैं सिरोही की जनता का और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि जिस तरह से आपके साथ में मैं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 10 साल तक जो काम किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिरोही के विकास के लिए, सिरोही की जनता के लिए और सिरोही के विश्वास पर जिस तरह से हम खरे उतरे यही हमारी भावना रही। उधर बीजेपी की तरफ से पोखरण सीट पर तरह तरह के मठाधीश महंत प्रताप पुरी को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं घोषणा के बाद महंत प्रताप पुरी का जगह जगह पर स्वागत हुआ। महंत बोले, पिछले 5 सालों तक पोखरण में कांग्रेस ने कई फर्जी वोट जुटाए थे। अब जोधपुर संभाग के साथ पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, सुनिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को रणभेरी बज चुके हैं और उसके साथ ही बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए दूसरी सूची जारी करी है और दूसरी सूची में महंत प्रतापपुरी का जो नाम है पोखरण से वो फाइनल हुआ है। आज हमारे साथ में प्रतापपुरी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि कितना विश्वास था उनको टिकट को लेकर के। देखिए, हम विश्वास अपने कर्म में करते हैं और जिस सिद्धांत से जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं वो सैद्धांतिक पार्टी है। जहाँ भी हमें आवश्यकता अनुसार जो सेवा का मौका देंगे उस सेवा को करने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं। इसलिए विश्वास केवल पार्टी पर था, विश्वास अपने कर्म पर था, विश्वास अपने गुरु महाराज पर था और इसीलिए हम विश्वास में खड़े उतरेंगे। अच्छा प्रताप जी, सबसे बड़ी बात ये कि जो पोखरण सीट है वहां पर कई नाम सामने आ रहे थे, उसको लेकर के किस तरीके की चीजें, क्योंकि आपको कितना विश्वास था? बीच में आपका एक वीडियो भी आपने जारी किया कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं, परंतु शीर्षस्थ सब जानते हैं और जनता की भावना के अनुरूप निर्णय लेते हैं। मैं खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 25 अक्टूबर को अरडावता आएंगी। ये यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण कर जनसभा को संबोधित करेंगी। जयपुर के मूर्तिकारों ने व्हाइट मार्बल से ओला की 6.5 फीट लंबी प्रतिमा बनाई है। 25 अक्टूबर को इस आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। दौसा में कई जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी। 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी है। महाअष्टमी को मां महागौरी की पूजा होती है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिन तक पूजा और व्रत न कर पाए हो तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी का उपासना करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। इस दिन लोग कुल देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन भी करते हैं। ज्योतिष में मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो जगह जगह पर आकर्षक और विशेष पंडाल सजाए गए हैं। दुर्गा मंदिरों में जबरदस्त भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और खास श्रृंगार आज मां का किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग मंदिरों से। आपको घर बैठे हम मां के दर्शन करा रहे हैं, जहां पर महाअष्टमी को लेकर जबरदस्त उत्साह माता के भक्तों में। तो दुर्गाष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज परिवार के साथ पूजा अर्चना की। सीएमआर के राज राजेश्वरी मंदिर में सीएम ने परिवारजनों के साथ शक्ति उपासना की और पूजा हवन भी किया। गहलोत ने प्रदेश में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही सूबे में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की भी प्रार्थना की। इस दौरान सीएमआर के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। साक्षात्
तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अष्टमी के दिन मां की आराधना करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। निश्चित तौर पर अब चुनाव नजदीक हैं तो जीत के लिए भी उन्होंने मां से प्रार्थना की होगी। सुख समृद्धि की कामना उनकी ओर से की गई। साथ में उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो कुचामन का शाकंभरी माता मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। मंदिर में प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र नवरात्रि और आसोज नवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माता का ये मंदिर पूर्ण रूप से शाकाहार को समर्पित है। यहाँ किसी भी तरह के जीव की ना तो बलि दी जाती है, ना ही नशे का कोई रिवाज है। प्रतिवर्ष साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और आसोज नवरात्रि पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माता जी सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करती हैं। जिस प्रकार से माता जी कभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं और वहीं भक्तों की मिन्नत पूरी होने पर भक्त भी यहाँ पर आकर कुछ न कुछ जरूर समर्पित करते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं और विभिन्न सेवाओं के लिए अपना सहयोग भी देते हैं। ये मंदिर कम से कम 350 साल पुराना है। रजवाड़ों के टाइम से ये मां शाकंभरी यहाँ विराजमान है। उस समय रजवाड़ों के टाइम में एक शिकार गांव हुआ करता था और ये जो आज जगह देख रहे हो बियावान जंगल था। ये यह जंगली सुअरों की और नार वगैरह की बहुत ज्यादा तादाद थी। रजवाड़े जब इनका ठिकाना था वो यह शिकार करते थे और रात्रि विश्राम के लिए इसी जगह को चुनते थे। जिस प्रकार मंदिर के दाईं ओर जो मूर्तियां विराजमान है, ये सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। उसके पश्चात यहाँ लवण क्षेत्र के हमारे एक तोतला जी थे सांबर के, उनको यहाँ मातेश्वरी का स्वप्न में दर्शा हुआ था और उनकी जागृति हुई थी कि यह क्यों न मातेश्वरी की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जाए। उन्होंने प्रयास किया, लवण क्षेत्र के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मुख्य भूमिका उनकी तोतला जी की रही थी। यहाँ उधर झुंझुनू के ढाणा गांव में दुर्गा महोत्सव के दौरान निकाली जा रही कलश यात्रा पर घोड़ा मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले को लेकर मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनू रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार लोग डीजे के साथ कलश यात्रा निकाल रहे थे, जिसकी तेज आवाज से मधुमक्खियों ने कलश यात्रा निकाल रहे श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। तो वहीं किर्गिस्तान में फंसे शेखावाटी के कामगारों ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। कामगारों ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई है। दरअसल कामगारों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया। वहीं एजेंट ने उन्हें 70,000 रुपए महीने की तनख्वाह का झांसा देकर किर्गिस्तान भेजा था, जिसके बाद कामगारों को वेतन न मिलने पर उन्होंने वतन वापसी की गुहार लगाई है। हम यहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए दे के आए हैं। सैलरी हमारी 70,000 थी। देख सकते हो सभी बंदे 2 महीने से रूम पे बैठे हैं।